अच्छा जी, दिस वन इज़ लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था जिनके फार्मूले जो हैं मैंने लास्ट क्लास में आपसे ड्राइव करने के लिए कहा था कि आप लोग ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि एक फार्मूला लास्ट क्लास में जो हमने ड्राइव करा था वो क्या था कि जो वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो बराबर होती है √3 kT/m। और ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब आपको टेम्परेचर दिया हुआ हो और आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इस फार्मूले की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो अब ज़रा न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि VRMS आपने कैलकुलेट करनी है। तो डेटा के अंदर जो पहली एंट्री आप बनाएंगे वो क्या बनेगी कि वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर इज क्वेश्चन मार्क अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 को कहते हैं। एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 800 केल्विन, और के जो है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये आपका हो गया डेटा। अब अगर मैं सोल्यूशन की तरफ आऊँ तो आप देख सकते हैं आपको चाहिए टेम्परेचर, आपको चाहिए के, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जो नहीं है आपके पास वो है मास। इसको चाहिए था कि आपको मास गिवन करता, लेकिन इसने आपको मास नहीं दिया। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स की हमने कैलकुलेट करनी होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तमाम मॉलिक्यूल्स की तो कैलकुलेट करनी नहीं होती, तो इसके लिए हमें एक मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा। उसका तरीकाकार क्या है? अब असल टारगेट ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ मोल ऑफ अ गैस और मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। एक मोल ऑफ अ गैस का मास कैसे मालूम करते हैं, और किस तरह हम मालूम करते हैं एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो। दोनों चीज़ आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए। तरीक़ेकार इसका ये होता है कि इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस गैस की बात की जा रही है उस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है। ये स्टार्टिंग ही है ऑलमोस्ट। इसके अंदर हम रूट की स्क्वायर स्पीड मालूम कर रहे हैं हाइड्रोजन की, और टेम्परेचर दिया हुआ 800 केल्विन। हम मास पे आके फंसे हुए थे तो मास निकालना सिखा रहा हूँ, ये बेसिक यही से स्टार्ट हुई है क्लास। अच्छा, ये फार्मूला केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि n जो है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये तो आप मोल के लिए पढ़ चुके होंगे, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि गिवन मास को मैं रिप्रेजेंट कर लूँ m से, और मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर लूँ कैपिटल M से, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल का, जो केमिस्ट्री में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ से जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मास की, वो मोल के हिसाब से कर सकते हैं, 1 मोल की, 2 मोल की, 3 मोल की। पार्टिकल के हिसाब से नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से नहीं कर सकते। मुझे अगर मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए तो मुझे फिर ये पता करना होगा कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमें बताया था एवोगाड्रोस ने बताया था कि 1 मोल में, ये डेरिवेशन मैंने कराई नहीं है, ये तो आप लोगों को खुद करने के लिए दी थी, खुद करने के लिए दी थी भाई। अच्छा, अब n की जगह मैं रख सकता हूँ n/Na इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब जब Na आ गया है तो Na से ये पता चल रहा है, ये फार्मूला कहाँ से आया ये बोल रहा हूँ, तो ये अभी मैं चलो ड्राइव करवा देता हूँ। बहरहाल अभी आप यहाँ पर ज़रा कंसंट्रेट करो कि ये जो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला है वो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और n आपका बराबर होता है n/Na के। तो अगर मैं यहाँ से m को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर मास को दूसरी तरफ भेज दूँगा, तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मास। तो किसी का भी मास आपने कैलकुलेट करना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, एवोगाड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स की आप बात करें वो पता होना चाहिए। हम जनरली 1 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो n की जगह पे हम प्लेस करेंगे 1। मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं H2, एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो एटम होता है उसका मास होता है 1। अगर 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
इससे आप कैलकुलेट करेंगे मास, लेकिन एक बात याद रहे, इससे जो मास का जवाब आएगा वो ग्राम में होगा। ये केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम मास निकालते थे तो किस यूनिट में आता था? ग्राम में आता था। तो ये जो आपका मास होगा वो किसके अंदर आएगा? ग्राम के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से मास कैलकुलेट करना है कि मास आपका कितना आता है, और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम। किलोग्राम में लाने के लिए क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 1000। इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चला जाएगा? किलोग्राम में चला जाएगा। तो अब आपका जो पहला टारगेट था वो क्या था कि आपने मास कैलकुलेट करना था। विदाउट द मास पॉसिबल नहीं था कि आप कैलकुलेट कर सकते रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, मास कैलकुलेट करने के लिए एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब मैं वो फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ? मास का। सर शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई इसमें पीछे से। अरे भाई एक बार चलो दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। इस चीज़ को देख लो। सबसे पहले एक प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है वो क्या है? एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला क्लियर है? ठीक है, और हेल को अनम्यूट भी कर दूँ ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर जो है ना जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। पहले मास निकालना सीख लो, क्योंकि मास अगर कैलकुलेट करना आता होगा तो तकरीबन सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि मास पता होगा तो फिर तो टेम्परेचर गिवन होगा, रूट में स्क्वायर स्पीड निकालने को मसला ही नहीं। ठीक है, हाँ जी रोहित खान, केमिस्ट्री के अंदर ये फार्मूला पढ़ा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फार्मूला पढ़ा मैं ना? जी जी, बड़ा है सर। इतना तो कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि गिवन मास को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ स्मॉल एम से। ठीक है, मास को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास को भी एम से तो रिप्रेजेंट नहीं करूँगा ना, तो मैंने इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ऊपर वाला हो गया गिवन मास, नीचे वाला हो गया मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एन का एक और फार्मूला होता है, ये जो नंबर ऑफ मोल में है, अगर मुझे पार्टिकल में इसको कन्वर्ट करना है तो वो गॉडोज नंबर को लाना होगा, और एन बराबर होता है किसके? एन अपॉन एन है। एन ए एन इज इक्वल। अपॉन, हाँ पीछे कराया था सर। पीछे मैंने सॉल्व प्रीवियस किया हुआ फार्मूला। है, ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ से मास को निकालना है तो क्या करूँगा? मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूलर मास से एन। अपॉन एन। ये आपने फार्मूला निकाल लिया है किसका? एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना हो किसी भी गैस के, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और देखो इस फार्मूले में आपको क्या चाहिए? एन की जगह तो हमेशा वन आएगा। एक पार्टिकल की बात करोगे, एक मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, मॉलिक्यूलर मास बस आपको पता करना है। अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? वो हाइड्रोजन का मास कितना शो करते हैं? वन करते हैं वन। ना। तो H2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दो टू। हाइड्रोजन है ना, 2। तो अब टू। देखो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा? एन की जगह 1 रखूँगा, मॉलिकुलर मास की जगह 2 रखूँगा, और एन ए की जगह क्या रखूँगा? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इससे जो मास का आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, याद रखना। क्योंकि गिवन मास जो इसके अंदर लिया जाता है वो इन ग्राम होता था। केमिस्ट्री में याद है ये चीज़ कि ग्राम में लेते थे, जी ग्राम जी। मॉलिकुलर मास भी कहते थे इसीलिए से। तो इसका आंसर ग्राम में आएगा। अब आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड। ठीक है, तो अब इस पूरे पैटर्न को सॉल्व करके मुझे बताओ हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है? वेट जल्दी सर। से सारे सॉल्व करो। अब्दुल राफे ने आंसर बता दिया, लेकिन ग्राम के अंदर बताया। इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर दो राफे। 1000 से डिवाइड कर दो। क्लियर है ये सबको? 3.32 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27। -27 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? अब ज़रा सवाल की तरफ आ जी। जाते हैं आपके। ठीक है, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला। अब आप ये भी कहोगे सर ये कहाँ से आया, तो ये मैं आप बात में ड्राइव करवाता हूँ। ये फार्मूला है √3 kT/m, ये फार्मूला है। देखो इसके लिए आपको चाहिए था के, कांस्टेंट है ये ना,
टेम्परेचर दिया हुआ है ये रहा, सिर्फ मसला क्या था, मास चाहिए था, मास आपके पास नहीं था, वो अब आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के की जगह 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23, टेम्परेचर की जगह 800, और गिवन मास जो आप लोगों ने मुझे बताया 3.22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27, और इसका आखिर में मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। अब इसमें कोई मसला? ठीक है जी, कोई मसला है तो डिस्कस कर लो, किसी को भी कोई मसला है। तो कहाँ से आया ये फार्मूला, कहाँ से आया रैन, ये कह रहे हो? फार्मूला मैं ड्राइव करवाता हूँ अभी, हालांकि ये आप लोगों का काम था, होमवर्क ये दिया था। आपने कहा था घर से करने का, हाँ घर से किया था सर। रैन ने नहीं करा, देखो। खैर मैं ड्राइव करवा दूँगी। ठीक है जी, 3157 आंसर ऑलमोस्ट सही है। इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड कितने सवालात आ सकते हैं। एक नहीं आता, बहुत सारे सवालात बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकते हैं, पेपर के अंदर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन के आ सकते हैं। किस तरह? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या परेशानी फार्मूले की? सर। नहीं सर, के कहाँ से आया? ये तो फार्मूले में है ना। फार्मूला जब सॉल्व किया था, जब क्या आया था ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को डिवाइड करते थे तो कांस्टेंट आता था। अच्छा, ये फार्मूले से तो ही ये आया याद है। रखनी है हमने? भाई ये फार्मूला ड्राइव किया, याद कर रख, के की वैल्यू की बात कर रहे हो? जी। ये तो कांस्टेंट है ना, वैल्यू कांस्टेंट, जैसे जनरल गैस कांस्टेंट है, जैसे एवोगाड्रोस नंबर है, इसी तरह के भी कांस्टेंट है। ये ये हमें याद रखना है। जी जी, इसकी वैल्यू भी याद रखनी। सही। अच्छा अब देखो ये कितने तरीके से सवाल आ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, वो कह सकता है नाइट्रोजन। 5 ईयर के अंदर एक सवाल आया था जिसमें उसने कहा था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करो, और कितने टेम्परेचर पे, आई थिंक सो उसने कहा था शायद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कहा था। इसको पहले सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना, फिर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास से मास निकालना, और फिर जो है इस फार्मूले को अप्लाई करना। तो अब ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये हज़ार न्यूमेरिकल है। कभी नाइट्रोजन की बोल सकता है, ऑक्सीजन की बोल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बोल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बोल सकता है, कितने ही मॉलिक्यूल्स को वो यूज़ कर सकता है। फिर वो टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, 800 केल्विन पे बोल सकता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल सकता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल सकता है। तो ये भी तो इतने सारे सवाल हो गए। इसके अलावा ये ऐसा भी कर सकता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको दे दे और आपसे कहे टेम्परेचर मालूम करो, तो रिवर्स फिनोमेना हो गया, फिर अंडर रूट के बजाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी और टेम्परेचर निकालना होगा। तो ये जो आपके सामने एक सवाल आ रहा है ना, ये एक नहीं है, ये हज़ारों सवालात का मजमुआ एक सवाल, कि सारे सवाल जितने भी आएंगे इससे रिलेटेड वो सॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन को जो फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो नाइट्रोजन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी ये फाइंड आउट करो आप लोग, ये आप लोगों का टारगेट है। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता देता हूँ कि इसका 14 होता है थिंग्स। ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से क्या आता है, फिर हम आगे चलते हैं। अब दो ड्राफ्ट है, हाँ अब आंसर सही आया, पहले वाला आंसर गलत था। ये देखो माइनस, और वली हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है चेक करो। आंसर इसका 315857 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। सही है, 10⁻³ कर लो, वही बात हो जाती है। मेरा आंसर ठीक है सर, हाँ बिल्कुल आपका आंसर ही सही, 57 है ना, तो राउंड ऑफ करा हुआ होगा तो 5857 अप्रॉक्सीमेटली ये है। और वैल्यूज़ की हेर फेर हो जाती है थोड़ी सी, तो इतना बड़ा आंसर है इसलिए 19-20 चलता है इसमें। अब ऐसा आंसर सही आया आपका भी ऑलमोस्ट। अब असल में नाइट्रोजन का निकालना है, जो टारगेट मैंने आपको दिया वो नाइट्रोजन का है। पहले नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला फार्मूला लगाएंगे,
टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो अच्छे खासे काम है उस न्यूमेरिकल में, आराम से तसल्ली से सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आ जाएगा आप कर सकते हैं, या फिर भी कोई मसला है तो फिर मैं डिस्कस कर सकते हैं। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था यहाँ लिखा है, टेम्परेचर 100 ले लो और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ले लो। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल करना है। एक टेम्परेचर दिया हो तो केल्विन में कन्वर्ट होता है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हो तो नहीं होता। ये बात मैंने समझाई थी ना, मतलब कन्वर्ट तो होता है, सेम रहता है, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। सर क्या करना है टास्क में, फिर बता दें। सवाल सेम है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ गया और 800 केल्विन की जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बस ये दो चेंजिंग मैंने करी है, सवाल बिल्कुल सही है। और ये 5 ईयर का आपका सवाल है। वेलोसिटी का आंसर 3157 था ना पिछले वाले का, और नाइट्रोजन वाले का आंसर तो आप बताओगे। सर अनम्यूट करिएगा, सवाल पूछना है। ओके तो राफी, हाँ जी, एक तो दो दो राफे आ गए। वालेकुम सलाम, आवाज़ चली गई। आवाज़ नहीं आ रही राफे, और ये समझ में आया रूट। हाँ अब आ रही, बोलो। ये इसके में रूट मीन स्पीड इसका क्या मतलब है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब ये है कि देखो स्क्वायर लगा हुआ होता है ना, तो हम रूट लेते हैं स्क्वायर को हटाने के लिए, तो स्क्वायर रूट हो गया। और अगर आपको याद हो जो हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी, तो ये मीन वेलोसिटी थी, तमाम वेलोसिटीज़ का मीन था, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सिर्फ इस वजह से पड़ा। नाइट्रोजन वाला। थैंक यू। ओके सर, कैपिटल एन में क्या होता है? कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम एक ही मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एन की जगह 1 लिखते हैं, हमेशा एक आता है एन की जगह। अगर वो जैसे कहते 2 की मालूम करो तो वो अलग अलग है। नहीं, गलत आया नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन का जो मास निकाला होगा वो ग्राम में निकाला होगा, उसको किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट किया होगा। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, स्पीड जो है वो कम से कम 4 डिजिट की आती है, जैसे 18.2 बहुत कम है। अब्दुल्ला का आंसर आ रहा है 576.3। अब बाकी जो वेरीफाई करें सब तैयार हैं। एक आ रहा है 814.97। गुड, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यानी कि इससे पता चलता है कितना समझ में आया। तो फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ सब लोग। देखो भाई, पहले हमें कैलकुलेट करना था इसका मास, और मास के लिए कौन सा फार्मूला लगाना था? मास बराबर है n इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये चीज़ तो सबको आसान लगी होगी। तो मास इज इक्वल टू n पार्टिकल 1 है मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। देखो कितना होगा इसका, एक नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स H2, नाइट्रोजन गैस N2 में होती है हमेशा, जैसे H2 में होती है ये N2 में होती है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एक का जो होता है वो 14 होता है। और एवोगाड्रोस नंबर की जगह क्या आ जाएगा? 0.622 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। इससे जो आपके पास मास आएगा उसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी। फिर आप उसे डिवाइड करोगे 1000 से, और 1000 से डिवाइड करने के बाद वो किस यूनिट में चले जाएगा? किलोग्राम में चला जाएगा। तो पहले स्टेप्स आपके ये हैं, इन्हें मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में बकायदा।
ठीक है। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा 1, मेरे चैट को साइड में हो जाओ, 1 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4.6496। अब ये सारे बड़े बिल जा रहे थे ना 65 कर देते हैं, 4.65। इसको डिवाइड 1000 से मजीद करना होगा क्योंकि एक ग्राम में आया, किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो आपका मास आया मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 4.65 स्क्रीन चली है 12। अच्छा ये आपका मास आ गया। अब मास आ गया तो अब इस फार्मूले में मास की जगह आप क्या रखोगे 4.65 10⁻26, बिल्कुल सही है अब्दुल। और टेम्परेचर की जगह रखोगे 373 क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के अंदर 373 के बराबर होता है केल्विन के, तो वो रखोगे तो आपके पास टेम्परेचर भी आ गया। और एवोगाड्रोस और के जो है वो बोल्बस कांस्टेंट है, इसलिए तो हमेशा सेम रहना। तो अब ज़रा कैलकुलेटर में फिर आप लोगों को शो कर देता हूँ आंसर क्या आएगा। ये 3kT/m कैलकुलेटर कहाँ भाग गया, देखो जी 3kT/m 3 मल्टीप्लाई बाय के की जगह क्या रखी है 1.23 एक्सपोनेंशियल 1.38 सॉरी 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 मल्टीप्लाई बाय अब टी टेम्परेचर कितना हो गया 273 से हो गया 373, तो इसके अंदर हमने ऐड कर लिया 273। इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया मास से। मास कितना बताया था भाई आपने 4.65 एक्सपोनेंशियल -26। ये आपके पास आ गया रूट लेने से पहले आंसर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 576.22। अब जिसका भी आंसर आ रहा है वो ओके है और जिसका ये आंसर नहीं आ रहा है वो गलत है। ठीक है जी, जैसे खलील का आंसर सही आया, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलें। अच्छा अगला जो सवाल है आपका, इसके अंदर आपसे कह रहा है determine the average value of kinetic energy of a particle of an ideal gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने ड्यूरिंग द डेरिवेशन ड्राइव किया था, अगर आपने गौर किया हो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जिसको मैंने प्रूफ करने के लिए भी दिया था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल के आया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये आप लोग याद कर लेंगे पार्टिकल के लिए। अगर पार्टिकल की बात करेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर n एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर मोल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला है, वो होता है 3/2 RT। RT स्पेशली आया था मोल ऑफ अ गैस के लिए, ठीक है। स्क्रीन 1 मिनट कैलकुलेटर शेयर हुआ था, स्क्रीन में कर देता हूँ। RT ये वाला फार्मूला यूज़ होता है मोल ऑफ अ गैस के लिए। बस ये आपने इसके अंदर याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 RT। बस R किस लिए आया मोल के लिए, और kT किसके लिए पार्टिकल्स के लिए, और ये पार्टिकल वाला तो हमने ड्राइव भी करा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो सिर्फ एक कांस्टेंट k तो है, अगर इसकी वैल्यू आपको मालूम है टेम्परेचर में आपको दे दूँ तो बस काइनेटिक एनर्जी आ गई। आर की वैल्यू आपको मालूम है टेम्परेचर में आपको दे दी तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये वाला फार्मूला लगेगा पार्टिकल के लिए और ये वाला फार्मूला लगेगा मोल के लिए। तो अब ज़रा अपने सवाल की तरफ आते हैं वापसी। इतना आसान सा सवाल कि मुझे कराना नहीं चाहिए, सिर्फ कैलकुलेटर पे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहला तो क्वेश्चन इसका ये है, तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है इसमें, तो इसको कैलविन में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 273 कैलविन। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको कैलविन में करोगे कितना हो जाएगा 323 कैलविन। तो पहली दफ़ा जब आप फार्मूला लगाओगे, अभी तक कैलकुलेटर आ रहा है, स्क्रीन चेंज तो करिए मैंने,
अब आई स्क्रीन? कैलकुलेटर हटा। अच्छा जी, के की जगह क्या रखोगे? 1.38 10 टू दी पावर -23। टेम्परेचर की जगह एक बार रखोगे 273 और दूसरी बार रखोगे 323। 3/2 कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये इतना आसान सा सवाल है, इसके दोनों जवाब आपके 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे। इसे सॉल्व कर लेना, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है। और पर मोल की जो बात कर, उसके अंदर आर लेना होगा। आर की वैल्यू मैं बता देता हूँ क्या होती है। 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये होती है आपकी आर की वैल्यू। तो आर की जगह आर की वैल्यू रखना। टेम्परेचर आपको दोनों दिए में, पहले ये रखना फिर बाद में ये रखना। और काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। इसके भी 2 आंसर आएंगे आपके। तो ये आसान से 2 सवाल थे जो आप लोगों ने करने थे, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरा सवाल जो है इसी से रिलेटेड देखने, इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसमें भी कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेंसिटी भी आपको दी हुई है। अब जब भी सवाल में आपको प्रेशर और डेंसिटी दी हुई हो, तो फिर वो टेम्परेचर वाला फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बेसिक फार्मूला यूज़ करना है जो हमने ड्राइव किया था। प्रेशर इक्वेशन आपने ड्राइव करी थी ना। प्रेशर बराबर होता है 1/3 डेंसिटी वी एवरेज के स्क्वायर के। तो भैया इसी को अरेंज कर लो, काम हो गया। कैसे? 3 को उधर भेज दो, डेंसिटी को डिवाइड में भेज दो। तो 3p डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज का स्क्वायर की जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लो। तो ये जो फार्मूला आ गया वो किसका आ गया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ही आ गया। अब इसमें से ये भी हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया मीन। अब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला आ गया, लेकिन प्रेशर और डेंसिटी में आ गया। और आपको प्रेशर भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं है रखने की। सिर्फ वैल्यू उसको पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इंतहा के आसान सवाल है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। और बेसिक इक्वेशन से आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी देख लो, सॉल्व कर लो। सर आर की वैल्यू, आर की जो वैल्यू है वो है 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। सॉरी, इसी के साथ केल्विन। 8.31। टेस्ट की फिक्र हो गई। टेस्ट में जो है जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सब आएगा। लास्ट क्लास तक जो पढ़ाया जाएगा वो सब आएगा। ये थ्योरी का टेस्ट है उसमें। और एमसीक्यूज में भी तकरीबन यही 20 एमसीक्यूज होंगे 20 नंबर के। और थ्योरी के अंदर 50 नंबर का पेपर होगा 1.5 घंटे का। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स होगा। और सब सवाल करने की चॉइस नहीं होगी। इतना सा तो पढ़ा है, इसमें भी क्या चॉइस। ठीक है जी, हो जाएंगे ये दोनों सवाल। चलें आगे। चॉइस तो देना सर, अभी चॉइस की जिम्मेदारी नहीं। देखो, अगर सिलेबस ज़्यादा हो ना, चैप्टर ज़्यादा पढ़ाए हो, तो फिर अच्छा भी लगता है चॉइस देते हुए कि चलो चॉइस। अभी इतना सा पढ़ा है, उसमें 50 नंबर का टेस्ट है, तो सभी तो करना है, छोड़ना क्या है। और चैप्टर नंबर 11 तो आपका इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि 25% पेपर इसमें से आता है, 20 से 25%। तो इसीलिए सर डेरिवेशन करा दे। कौन सी डेरिवेशन करा? सर जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है वही है आज। और जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वही आज जो सैटरडे की नहीं, जो सैटरडे की क्लास में पढ़ाऊंगा वो भी शामिल होगा, इंक्लूडिंग जो आपने होमवर्क। अच्छा, जो इक्वेशन मैंने ड्राइव करने के लिए दी थी वो ड्राइव नहीं करी।
चलो वही तलहा कह रहे हैं, वही क्वेश्चन ड्राइव करा दें, वेलोसिटी वाला फार्मूला ड्राइव करवा दें। सर थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। थ्योरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्रेशर इक्वेशन है आपकी, फिर जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है। ये तो ऐसे सवाल आते ही फिर न्यूमेरिकल से ज़्यादा। ठीक है, सेकंड वाले को टेस्ट करना। तो अभी मिलेगा तो 9, 10, 11, 12 मिलेगा, अगला सैटरडे भी है, अगला भी मिलेगा। सही, ठीक है जी। आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि म्यूट थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख दूंगा लास्ट में ना, मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दूंगा जो आपके आते हैं ज़्यादातर, फिर आप उसे देख लेना। अभी ज़रा इस पर ध्यान दे लो। अच्छा, अब जो है आप लोगों के लिए होमवर्क क्या आ गया, एक तो होमवर्क क्या आ गया कि वेरीफाई करना है आपने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ यूजिंग प्रेशर इक्वेशन। प्रेशर इक्वेशन से स्टार्ट करते हुए आप बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब ये आपने करना है, ये हो गया। दूसरा, डिटरमाइन अ नंबर ऑफ ग्राम इन अ मोल ऑफ अ फॉलोइंग गैसेस। एक मोल गैस कितना ग्राम रखता है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये आपने कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फार्मूला लगेगा। आपने सिर्फ मास निकालना है और n की जगह पे आप 1 रखेंगे क्योंकि अमोल ऑफ अ गैस की बात कर रहा है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 1। m आपने निकालना है। मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, हीलियम की बात हो रही है हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। तो ये सवाल बहुत आसान है जो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ये भी MCQs के अंदर आता है। n की जगह पे 1, m की जगह पे मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू मॉलिक्यूलर मास m। सिर्फ मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का आंसर आएगा 2 ग्राम। कैसे आएगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, H2 हो गया। हीलियम भी He2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO होता है। बॉयल्स लॉ वेरीफाई करना है प्रेशर इक्वेशन से कि किस तरह आप साबित कर सकते हैं। यानी कि स्टार्ट आपने लेना है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी V एवरेज का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आखिर में लाना है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसकी मदद से ये लेके आना है। तो इसका मतलब प्रेशर इक्वेशन ने बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर दिया, इसकी मदद से ये लेकर आना है। और चार्ल्स लॉ की बात करें तो इसी की मदद से क्या लेके आना होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा जी। अच्छा, अब ज़रा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है ना, तो वो मैंने सही से कराया नहीं था टॉपिक, ऐसे ही सरसरी से तो बता दिया था लेकिन डिटेल में नहीं करा था। तो एक नज़र ज़रा उसको देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये आपके केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर, जितना डिटेल में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर है ना उतना ये सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन जर्नल गैस इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। क्या हुआ उसे इब्राहिम से, चैप्टर 1 में जो शुरू का था इंटर कन्वर्जन का, क्या हुआ उसे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की, तो देखिए आपका बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स ने कहा था कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये इसका स्टेटमेंट था और नॉर्मल सी बात थी जो इसने कही थी। सर उसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, अब्दुल्ला सिद्दीकी। स्लाइड जल्दी जा रही हो अब्दुल्ला, किस में कंफ्यूजन है, कन्वर्जन में। सर हाँ, उसमें मुझे भी कंफ्यूजन है। चलो मैं भी अभी देख लेता हूँ एंड में, इतना वो तो सबसे ज़्यादा आसान था, पूरे अगर
उठा लो आपकी ये 11 चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल उठा लो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आसान तो वही था। खैर बहरहाल मैं दोबारा करा देता हूँ। अच्छा अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू का साइन जब आता है तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट के आ गया और 1/p एज इट इज़। प्रेशर को दूसरी तरफ भेज दो तो ये बता रहा है प्रेशर इंटू वी हमेशा क्या आएगा, के एक कांस्टेंट है ना, तो इससे पता चलता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इसीलिए जो बॉयल्स का दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या बन गया, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर द फिक्स मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये सिर्फ पहले प्रेशर पहले वॉल्यूम के लिए बात नहीं है कि वो कांस्टेंट आएगा, दूसरा प्रेशर दूसरा वॉल्यूम भी कांस्टेंट आएगा, तीसरा प्रेशर तीसरा वॉल्यूम भी कांस्टेंट आएगा, चौथा प्रेशर चौथा वॉल्यूम भी कांस्टेंट आएगा। ऐसे समझ लो कि हर ओवर में एक जैसे रन बनेंगे, कांस्टेंट बनेंगे, कांस्टेंट रन बोल दिए ना, रन रेट, तो हर ओवर में एक जैसे रन बनेंगे। इसी तरह प्रेशर और वॉल्यूम को जब जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा के आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि P1 V1 हो चाहे P2 V2 हो, ये सब बराबर आएगा। ये नहीं कि सिर्फ ये दो बराबर होंगे, अगर मेरे पास P3 V3 हो तो वो भी बराबर होगा, इसी तरह P4 V4 हो तो वो भी बराबर होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस। ये इसका सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है आपके बॉयल्स लॉ का। अगर ग्राफिकली बात की जाए, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोला होता है, और इसके अंदर मैथ के अंदर अब हाइपरबोला वगैरह सब देखेंगे। और इसके अंदर देखो ये चीज़ शो करिए कि जो आपका वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे पता चल रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और वॉल्यूम का ताल्लुक इस चीज़ से, इस वाली लाइन से, जो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन सॉरी, ये रिप्रेजेंट करिए वॉल्यूम को। तो अगर कोई चीज़ नीचे आती है इस ग्राफ में तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, और कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कोई चीज़ आगे जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है, और वापसी आती है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है। तो देखो वॉल्यूम जब कम हो रहा है एट द सेम टाइम प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी बॉयल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ की बात की जाए, चार्ल्स ने बहुत आसान सी बात की। चार्ल्स ने कहा भाई वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी भी फिक्स मास ऑफ गैस के लिए। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो ना, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक बैलून लो, उसके अंदर हवा भरो और उसका वॉल्यूम चेक कर लो कितना है, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में उठा के रख दो। जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में उठा के रखोगे 1 घंटे 2 घंटे बाद जाके चेक करना, वो बैलून जो है वो सुकड़ चुका होगा, कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है ना? तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट आएगा और टेम्परेचर आएगा। तो भैया आप इससे ये पता चलता है, टेम्परेचर को अगर मैं दूसरी तरफ भेज दूँ तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर हमेशा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। इससे पता चल रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। और अगर मैं दो डिफरेंट स्टेट की बात करूं, यानी कि एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट में होगा V1 T1 और फाइनल स्टेट में होगा V2 T2, तो ये हमेशा बराबर होंगे। और इसी तरह अगर ये V3 T3 हो जाए, इसी तरह ये V4 T4 हो जाए, इस तरह सो ऑन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर बैलून कहाँ से मिलेगा? अबे यार बैलून भी मैं दिलाऊँ? मार्केट में मिल जाते हैं, ठेले वालों के पास होते हैं भाई। अच्छा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा इसी के अंदर देखो, इससे हमने एब्सोल्यूट जीरो भी मालूम करा था, अगर आपको याद हो। किस तरह मालूम करा था? अगर वॉल्यूम जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका टेम्परेचर भी जीरो हो चुका होगा, क्योंकि अब इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम जीरो हो चुका है। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि रियल प्रैक्टिस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने ये कैलकुलेशन की थी तो हमारा आंसर किसी हद तक सही माना जाता है। हाँ, एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो एक्चुअल वैल्यू है इसको हम अब तक हासिल नहीं कर सके हैं। ठीक है ना? बस भाई सब खुल गया, अब तो कौन बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब जर्नल गैस इक्वेशन की थोड़ी सी अलग डेरिवेशन है यहाँ पर, मैंने आपको बताई भी थी। क्या अलग है डेरिवेशन के? देखें, जिस तरह वहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, केमिस्ट्री के अंदर तीनों लॉस को कंबाइन करके हमने डेरिवेशन की थी, यहाँ पे दो लॉस को कंबाइन करके डेरिवेशन होती है, एक बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को। एवोगाड्रोस लॉ जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। अभी किस तरह किया जा सकता है, ज़रा इसको समझो कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, ठीक है, और एक पिस्टन से फिटेड है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं।
इसका जो वॉल्यूम है मैं कहता हूँ V1 है, इसका जो प्रेशर है मैं कहता हूँ P1 है, इसका जो टेम्परेचर है वो कहता हूँ T1। अब इस पे एक बार मुझे अप्लाई करना है बॉयल्स लॉ और दूसरी बार अप्लाई करना है चार्ल्स लॉ। जब दोनों लॉ अप्लाई हो जाएंगे तो जनरल गैस इक्वेशन बनेगी। द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। इसमें दोनों को कंबाइन किया जाता है। अब इनको कंबाइन करने के लिए पहले मुझे इस पर अप्लाई करना है बॉयल्स लॉ। वो कैसे अप्लाई करूँगा, मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को नहीं छेड़ूंगा। प्रेशर इसका P1 से चेंज होकर क्या हो जाएगा P2, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा। अब सपोज करो वॉल्यूम इसका यहाँ पर आके कितना हो गया V। अब आपको सर इसको V2 क्यों नहीं कह रहे, मैं इसको V2 इसलिए नहीं कह रहा कि अभी इस पर चार्ल्स लॉ भी अप्लाई करना है। जब चार्ल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा फिर फाइनल वॉल्यूम होगा, अभी ये इंटरमीडिएट वॉल्यूम है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया सिर्फ V2 नहीं कहा, ठीक है। प्रेशर को फाइनल क्यों कह दिया, क्योंकि जब चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये तो फाइनल प्रेशर ही होगा, ठीक है ना। अब हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। मैंने क्या करा, इसको हीट दी, हीट की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज होकर T1 से कितना हो गया T2, और इसका पिस्टन अब ऊपर मूव हुआ और ऊपर मूव होकर सपोज करो यहाँ चले गया, और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया V2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉयल्स लॉ अप्लाई करो पहले, तो बॉयल्स लॉ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो इनिशियल प्रेशर था इसका P1 और इनिशियल वॉल्यूम था इसका V1, तो इसका प्रोडक्ट यानी कि P1 V1 बराबर होगा, इसका फाइनल प्रेशर था P2 और इसका फाइनल वॉल्यूम था V इस वक्त, तो ये क्या हो गया P2V। ये आपने बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है तो वो रेशियो पे बात करता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड, तो वॉल्यूम के लिए V/T बराबर होगा V/T के। अब वॉल्यूम जो इनिशियल V था, जब हमने चार्ल्स लॉ अप्लाई किया तो उस वक्त वॉल्यूम क्या था V था, और टेम्परेचर क्या था T1, फिर फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V2 और टेम्परेचर क्या हो गया T2। ये दो फॉर्म हमने अप्लाई करी, ठीक है। अब ज़रा इसको डेरिवेशन में समझ लें। डेरिवेशन में आपसे कह रहे हैं कि जब हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, प्रेशर इसका चेंज होगा P1 से P2, टेम्परेचर T1 रहेगा, वॉल्यूम इसका V बन जाएगा, V1 से V। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 बराबर होगा किसके, P2 V के। नाउ चेंजिंग द टेम्परेचर T1 टू T2, अब हम टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर P2 को कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम इसका V से चेंज होकर V हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ से V की वैल्यू निकालो, T को दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 इंटू T1। ये जो V की वैल्यू निकाली इसको यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, अब मेरे पास आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2, और V की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई T2 इंटू T1। अब 1 वालों को एक तरफ कर लेंगे, 1 है ना, इसको डिवाइड में भेज दें, और 2 वालों को एक तरफ रहने दें। मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। तो इससे पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि P1 V1 और T1 हमेशा कांस्टेंट आएगा। इनका जो प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर टू द रेशियो ऑफ टेम्परेचर विल ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, PV/T हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। क्योंकि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस की बात कर रहा हूँ मैं, वो मोल की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए ना इन्होंने पहले जो जनरल गैस कांस्टेंट नहीं लगाया, इन्होंने RM लगाया। M रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, फिक्स मास ऑफ अ गैस, सैंपल ऑफ अ गैस जो आपने लिया उसके लिए। लेकिन फिर हमने कहा कि अगर हम मोल की बात करें, हम मास नहीं ले रहे, मोल ले रहे हैं, तो फिर वहाँ पे केमिस्ट्री ने हमें जनरल गैस कांस्टेंट दिया था, तो वो क्या था हमारे पास R, तो फिर हमने उसकी जगह पे R रख दी। लेकिन ये था 1 मोल के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ N मोल्स के लिए, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा N से, N रिप्रेजेंट करता है मोल को, तो हो जाएगा NR। अब T को दूसरी तरफ भेज दें तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी, PV इज इक्वल टू NRT। इन
तमाम फार्मूलों से जो हमने ड्राइव करें हमें ये पता चलता है कि जो भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मल्टीपल न्यूमेरिकल्स हैं, जितने आप केमिस्ट्री के अंदर उठा के देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। समझना क्या है, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले वो चीज़ें आप देख लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ, जब मैं बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ तो बॉयल्स ने क्या कहा था, P1 V1 बराबर होगा किसके, P2 V2 के, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब मैं चार्ल्स लॉ की बात कर रहा हूँ, चार्ल्स लॉ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो चार्ल्स ने क्या कहा था, V1 अपॉन T1 बराबर होगा V2 अपॉन T2 के, लेकिन इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट था। जब मैं जनरल गैस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, P1 V1 अपॉन T1 बराबर होगा P2 V2 अपॉन T2 के। तो ये सारे फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं और फाइनली हम लगा सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अब सवाल ये उठता है कि ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला कब लगेगा और ये कब लगेगा। तो ये उस वक्त लगेगा जब वो क्लियरली बोले टेम्परेचर कांस्टेंट है या टेम्परेचर का जिक्र ही ना करें, टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है वो आपको बताया ही नहीं, तो समझा टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी तरह चार्ल्स लॉ कब लगेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर का वो आपसे जिक्र ही ना करें तो आप समझ जाएं कि प्रेशर जो है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह तीनों चीज़ों का जिक्र कर दे और तीनों ही चीज़ें कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रही हो, तो फिर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई होगी P1 V1 अपॉन T1। और अगर एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम की बात कर रहा है, इनिशियल स्टेट की बात कर रहा है, फाइनल की बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर PV इज इक्वल टू nRT लगेगी। जब दो टेम्परेचर, दो प्रेशर, दो वॉल्यूम का जिक्र होगा तो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस लॉ अपने सेकेंड फॉर्म के साथ लगेंगे। और PV इज इक्वल टू nRT कब लगेगी, जब एक वॉल्यूम, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर की बात कर रहा होगा, तब हम अप्लाई करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले ज़रा एक फार्मूला और देख लो, ये जो आपने करा है ना P1 V1 अपॉन T1, इसी का एक और रिलेशन है P1 V1 अपॉन M1, ये भी मास रिलेशन कहलाता है P2 V2 अपॉन M2। जब आपको टेम्परेचर की जगह मास दिए हुए, दो मास दिए हुए, तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तब आपके पास कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फार्मूले हो गए जो आपने अच्छी तरह सोच के सॉल्व करने होंगे। V2 नहीं V, हाँ वही V2 नहीं V। ठीक है जी। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल है आपका एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स। अभी देखो एक वॉल्यूम आया, मुझे नहीं पता ये दो वॉल्यूम की बात करेगा, मुझे नहीं पता ये दो टेम्परेचर की बात करेगा, मुझे नहीं पता ये दो प्रेशर की बात करेगा। तो मैं सिंपली इसको अभी कह देता हूँ कि मुझे वॉल्यूम गिवन है V और कितना गिवन है 112 लीटर। ठीक है। फिर कहता है कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 किलोग्राम ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना दिया हुआ है 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, कितनी और मज़ीद गैस फोर्स की जा सकती है टैंक में, यानी कि इसने हमसे मांगा है, इसमें M एक और आ जाएगा, ये तो M1 हो गया। अब M2 हमें लाजमी मालूम करना होगा कितना मज़ीद हमने मास ऐड कर लिया, तभी तो पता चलेगा कितनी और आ गई है। कहता है कि जब प्रेशर जो है वो चेंज होकर P1 से कितना हो जाए P2 21 ATM हो जाए। अभी क्या सिचुएशन है, ये मेरे पास एक टैंक है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक कैप मौजूद है जहाँ से हम गैस को इन कर सकते हैं। ठीक है, ये टैंक है, इसके अंदर इस वक्त जो गैस मौजूद है वो कितनी है 3 किलोग्राम गैस मौजूद है। और प्रेशर इसका कितना है, इसका जो प्रेशर है वो है 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो है 112 लीटर। अब देखो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि भाई उसी कंटेनर की बात कर रहा है ना, तो एक बात तो पता चल गई, जो V1 है वही V2 है और दोनों कितना होंगे 112 लीटर होंगे। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं किसी और कंटेनर में चला गया, उसी कंटेनर के अंदर मज़ीद गैस फिल करनी है, यानी कि 3 किलोग्राम गैस और थी।
अब मैंने इसके अंदर और गैस डालना शुरू करी और गैस डालना शुरू करी और गैस डालता गया और मैं इसका प्रेशर चेक कर रहा हूँ। प्रेशरोमीटर मैंने लगा हुआ है, बैरोमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ उसका प्रेशर कितना है। तो मैंने चेक करा, इसका प्रेशर हो गया 21 ATM। तो 21 ATM तक मैंने कितनी गैस इसके अंदर और डाल दी। अब मुझे ये तो नहीं पता मैंने कितनी गैस और डाल दी, हाल पता मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अब इसकी मास कितना हो गया। अब सपोज करो इसका जो फाइनल मास है वो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 4 kg होगी। तो मुझे बताओ मैंने कितनी गैस और इसके अंदर डाल दी 18 से 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए। तो भैया इनको माइनस करके निकालेंगे तो M2 रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड ये है कि कितना मास अब जो है आपने इंसर्ट करा है, कितना मास आपने मजीद गैस का फिल करा है। जबकि M1 का मतलब ये है कि अभी कितना मास है और M2 का मतलब ये है इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना मास हो जाएगा। तो फाइनल मास तो हो सकता है लेकिन कितना आपने फोर्स इनटू द टैंक करा है वो मास नहीं होगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वाला पोर्शन आएगा उसके अंदर मैं लिखूँगा कि डेल्टा M कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन में आ जाओ। बहुत ही आसान, क्योंकि मास वाला सवाल है तो मास वाला रिलेशन लगेगा। P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2। अब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों सेम है, V1 भी यही है और V2 भी यही है। तो यहाँ पे भी 112 रखोगे, यहाँ पे भी 112 रखोगे, कैंसिल हो जाएगा। प्रेशर की यूनिट ATM है दोनों तरफ, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास की यूनिट किलोग्राम है, स्टैंडर्ड ही है, तो ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपने M2 निकालना है। कैसे निकालोगे? M2 को ऊपर भेज दो, बाकी सबको डिवाइड में भेज दो, सॉल्व कर लो। M2 निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है। आपका आंसर आएगा 3.5 kg। ये आपका M2 आ गया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। ये तो ये बता रहा है कि अब कितनी उस गैस मौजूद है उस कंटेनर में, आपने कितनी फिल करी है ये थोड़ी बता रहा। पहले उसके अंदर 3 kg मौजूद थी, आपने जो है वो उसको बढ़ा के 3.5 kg कर दिया। तो आपसे ये पूछ रहा है भाई आपने कितनी गैस, आपका हिस्सा कितना है वो बताएं। 3 तो उसमें पहले से थी ना, आपने कितनी फोर्स करी है। तो उसको किस तरह निकालेंगे? माइनस करके। तो डेल्टा M कितना आ जाएगा? M2 माइनस M1 यानी कि 0.5 किलोग्राम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कॉपी कर लिया। बिल्कुल 3.5 में से माइनस करेंगे ड्यू टू एयर। हाँ जी, क्लियर है सवाल। अब ज़रा अगला सवाल देखें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर डेल्टा M कैसे आया? M2 को माइनस कर लो M1 से भाई। डेल्टा M2 माइनस M1, M2 था आपका 3.5 माइनस M1 कितना था 3, कितना हो गया 0.5। कैसा है? अच्छा ये वाला सवाल ज़रा आप लोग सॉल्व करें। देखें, एक टेम्परेचर दिया हुआ है, एक प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है, एक ही वॉल्यूम मालूम करना होगा, और ग्राम मोल ऑफ अ गैस है। इसका मतलब N की वैल्यू जो मैं इतना हिंट देता हूँ 1 है। कौन सा फार्मूला लगेगा पहले तो ये सोचो। क्या कंडीशन बेस्ड फार्मूले लगेंगे, इनिशियल और फाइनल कंडीशन जिसमें ली जाती है, या फिर PV इज इक्वल टू NRT लगेगा? तो कैसे पता चलती है ये बात? ये पता चलती है जब दो टेम्परेचर, दो प्रेशर, दो वॉल्यूम का जिक्र हो या दो मास का जिक्र हो तो वहाँ पर कंडीशंस लगती हैं। लेकिन अगर सब चीज़ें एक हो तो फिर जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT लगती है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है, PV इज इक्वल टू NRT लगाओ, N की जगह 1 रखो। हाँ यहाँ पर कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक के अंदर सॉल्व कर दिया, सेंटीग्रेड के अंदर सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आ रही हैं।
वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम आ जाए तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाती है, प्रेशर के साथ प्रेशर आ जाए कैंसिल हो जाती है, तो इसलिए हम कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन अगर एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, तो ये सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड में लाना होगा। 1 ATM को कन्वर्ट करने के लिए याद है क्या करते हैं, 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और सेंटीग्रेड के लिए क्या करते हैं, +273 ऐड करते हैं। तो ज़रा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, जल्दी से। ठीक है जी, आंसर आ गया आपका मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब जो स्टैंडर्ड होती है। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने याद रखना होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो लीटर्स में भी आ जाएगा। जो भी आपका आंसर है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर क्यूब से चला जाएगा लीटर्स में। यानी कि अगर मीटर क्यूब से आपको जाना है लीटर्स में तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है लीटर्स में जाने की, स्टैंडर्ड यूनिट क्यूबिक मीटर है, लेकिन बुक के अंदर आंसर दिया हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, ये सवाल भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं आप लोगों के होमवर्क असाइनमेंट की तरफ। ये सारे सवालात हैं आपके होमवर्क, और जितने भी सवालात हैं इन तमाम सवालात में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की कंडीशंस अप्लाई होंगी या फिर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई हो रही होगी। कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने तसल्ली से पढ़ना है, एक बार इन सारे सवालात को देख लो। अगर किसी भी सवालात में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। ये ऐसे सवालात है कि इवन MCQs में आ जाते हैं, इतने आसान सवालात हैं। आर की वैल्यू जी 8.31 जूल पर केल्विन, मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, जैसे पहले सवाल में देखें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ यू हैव अ बैलून इनसाइड अ कार एट नून ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, द बैलून मॉलिक्यूल्स इनसाइड विल इंक्रीज इन प्रेशर, डिस्कस। अब पहली बात देखें इसकी क्या है कि आप चार्ल्स लॉ की बात कर लें। चार्ल्स ने कहा था कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इट्स नथिंग टू डू विद द चार्ल्स लॉ ना भाई। आप एक तरफ कह रहे हो चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूछ रहे हो प्रेशर बढ़ेगा या नहीं। तो अगर आप चार्ल्स लॉ की बात कर रहे थे तो आप मुझसे वॉल्यूम का पूछते, आप मुझसे टेम्परेचर का पूछते। आपने पूछा प्रेशर का, जिसने ख़ास तौर पे चार्ल्स ने कहा था कि प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस रेस्पेक्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि फॉल्स है। अदरवाइज़ अगर ये कहता कि टेम्परेचर बढ़ेगा नून में, तो हाँ मैं इसको एग्री करता। टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से। और एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फॉल्स है। दूसरे वाला पार्ट देखें। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल जाएंगे। यहाँ 1 से लेकर 4 तक ये सारी फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाता है, सिवाय क्वेश्चन नंबर 3 के जो डिस्कस करना है। कहता है इन अ नाइट्रोजन गैस हैज ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। कहता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगर प्रेशर ये हो जाए, तो वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कौन सा लॉ अप्लाई होगा? वॉल्यूम टेम्परेचर का वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था 0.0224। ये रहा 0.0224, बिल्कुल ऐसा ही है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, नीचे आ जाएं। अब प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर वॉल्यूम मांग रहा है, दूसरा प्रेशर दिया हुआ है, कौन सा लॉ अप्लाई होगा? ये भी बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा।
ओके, यही है मेरा। फोर्थ वाला पार्ट देख लें, उसके अंदर दो टेम्परेचर दिए हुए, वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर का जिक्र कर रहा है कि कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही है तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। ये भी क्लियर है। अब ज़रा 3 वाला सवाल देखें। थर्ड पार्ट में कह रहा है assuming that the temperature remain constant how can you increase the pressure of a gas। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी तरह प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो भाई ये हम बॉयल्स लॉ की मदद से कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पर टारगेट ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसने भी ये कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो प्रेशर को अगर आप चाहते हैं कि इंक्रीज हो तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर we can increase the volume, we can increase the pressure. That's what Boyle's law state। ठीक है जी, जैसा कि बॉयल्स लॉ ने कहा था। तो हम वॉल्यूम को अगर डिक्रीज़ करेंगे तो उसका प्रेशर जो होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही चीज़ हमें बॉयल्स लॉ से पता चलती है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, एक चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये 4 सवाल आपके होमवर्क हो गए। इनको अगर अभी सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपके पास 10 मिनट हैं, आराम से तसल्ली से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस भी कर लेगा। ठीक है।